बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ेंगे भारत की वर्तमान मौद्रिक करेंसी, इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जो कि बीकॉम पार्ट 3 का पेपर 2 में पढ़ाया जाता है। और इससे पहले हमने आरबीआई को पढ़ा, प्रमुख मुद्रामान 3 पार्ट्स में वो पढ़े। कुल मिलाकर के हम यह जानते हैं कि मुद्रामान कैसे होते हैं, कितने होते हैं, किन किन तरह की मुद्राएं प्रचलन में रही। लेकिन भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे आज हम कि भारत में क्या व्यवस्थाएं हैं। भारत में वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था को जानने से पहले हम इसका थोड़ा प्राचीन काल के बारे में जान लेते हैं कि मौद्रिक व्यवस्थाओं के तौर के रूप में अगर हम देखें तो भारत में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। भारत में अति प्राचीन काल से ही मुद्रा का प्रयोग होता आया। प्राचीन ग्रंथ जो हमारे वो बताते हैं, जैसे वेद हैं, मनुस्मृति है, बौद्ध साहित्य हैं, ये सब भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रचलन में आने वाली मुद्राओं के बारे में जानकारी देते हैं। खुदाई में मिलने वाले पुराने सिक्के, शिलालेख आदि भी इस बात की साक्षी हैं कि भारत में मुद्रा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। स्वर्ण और रजत की मुद्राओं का, तांबे की मुद्राओं का, चांदी के सिक्के आदि प्रचलन में रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे भारत ने भी अन्य देशों के साथ साथ अपने मौद्रिक मान में समय अनुसार परिवर्तन किया। 1801 से 1835 तक हमारे द्विधातुमान व्यवस्था थी वो चली। 1835 से 1899 तक की जो हमारी मौद्रिक व्यवस्था थी, वहाँ हमने रजत मान की स्थापना की, फिर उसका परित्याग भी कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध होते गए वैसे वैसे हमने भी दूसरे देशों के साथ साथ अपनी मौद्रिक व्यवस्था को भी परिवर्तन में ले लिया। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज के दौर के अंदर आप जानते हो भारत खुद अपना सिक्का कायम कर चुका है पूरे विश्व के अंदर। तो भारत के अंदर जो मौद्रिक व्यवस्था है वर्तमान की, इसमें 2 स्वरूप में पाई गई है, जिसको हम 2 प्रकार के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें है बाह्य पक्ष और इसका आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय मुद्रामान के बाह्य पक्ष में हम जानेंगे कि 1931 से 1947 तक भारत के रुपए का बाह्य मूल्य पौंड स्टर्लिंग से संबंधित था। और इस संदर्भ के अंदर 1 मार्च 1947 को भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया। इससे भारतीय रुपए का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में जुड़ गया और भारत में स्वतंत्र मुद्रामान का श्री गणेश हुआ। यानी कि जब से वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, तब से रुपए की स्वतंत्रता निर्धारित हो गई। लेकिन इसका मूल्य किस में होता था? स्वर्ण या डॉलर के रूप में। 1971 में जब डॉलर संकट अपनी चरम सीमा पर था, अमेरिकन सरकार ने डॉलर का 7.9% अवमूल्यन कर दिया, जिससे स्वर्ण का मूल्य $35 प्रति औंस के स्थान पर $38 प्रति औंस हो गया। इसके कारण, इस अवमूल्यन के कारण हम देखते हैं कि डॉलर जो है निरंतर कमज़ोर पड़ता गया और दूसरी बार पुनः 1973 में इसका अवमूल्यन 10% किया गया। डॉलर की इस स्थिति को देखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में विश्वास जो है वो घटने लगा। विनिमय दरों का युग समाप्त हो गया और परिवर्तनशील विनिमय दरों का युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि हम कह रहे थे कि डॉलर में स्थिर कर दो हर विनिमय दर को, लेकिन जब डॉलर ही स्थिर नहीं है तो वो स्थिर विनिमय दर जो है वो समाप्त हो गई और परिवर्तनशील विनिमय दरें प्रारंभ हुई। भारत ने भी स्वतंत्र विनिमय दरों के माहौल में रुपए को तैरने हेतु स्वतंत्र छोड़ने का विचार किया। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पौंड स्टर्लिंग कमज़ोर होने लगा
ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भी तेल संकट के कारण इसकी कीमतों में भी डॉलर की तुलना में निरंतर कमी होती गई। इसका दुष्प्रभाव भारतीय रुपये पर भी पड़ा और उसका मूल्य भी गिरा। ऐसे में उसने सोचा कि रुपये को पाउंड स्टर्लिंग की दास्ता से मुक्ति मिल जानी चाहिए। अतः 25 सितंबर 1975 को भारत का रुपया पाउंड स्टर्लिंग की दास्ता से मुक्त हो गया। और वर्तमान स्थिति में क्या है? इस नवीन व्यवस्था से भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मुद्रा बाजार में दूसरे देशों की तरह स्वतंत्र मुद्रा के रूप में हो गया। अब भारतीय रुपये का मूल्य सरकार द्वारा घोषित मुद्राओं की टोकरी से संदर्भित होता है। अब मुद्राओं की टोकरी क्या है? इसके अंतर्गत अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जर्मनी मार्क, जापानी येन के साथ में मुद्राओं का समावेश होता है, जिसके साथ भारत के विदेशी व्यापार भुगतानों की प्रधानता रहती है। रिजर्व बैंक की धारणा है कि इस नवीन व्यवस्था से भारतीय रुपये का विदेशी विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले अनुकूल परिवर्तनों का लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि भारतीय वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था का आंतरिक रूप क्या है। पत्र मुद्रामान इसका पहला बिंदु है। भारत की आंतरिक मौद्रिक व्यवस्था पत्र मुद्रामान पर आधारित है। देश की सीमाओं के अंदर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रचलित है, जो असीमित विधिग्राह्य है। आंतरिक क्षेत्र में रुपया किसी धातु से संबंधित नहीं है, न ही रुपये का मूल्य किसी धातु के संदर्भ में स्थिर रखा जाता है। ये आप पत्र मुद्रामान में अच्छे से पढ़ चुके हो कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या होती है, और भारत में जो है पत्र मुद्रामान ही प्रचलन में है। पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में 1935 से 1956 तक अनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित थी। 1956 से मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण और अधिक मितव्ययी बनाने के लिए विदेशी विनिमय संकटों पर नियंत्रण करने के लिए पुरानी पद्धति को त्याग कर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत 515 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य था, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण के सिक्के तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ और शेष 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए थी। विशेष संकट की परिस्थिति में विदेशी विनिमय कोषों को 300 करोड़ रुपए तक घटाया जा सकता था, परंतु विदेशी विनिमय संकट के कारण पुनः 1957 में इसके अंदर संशोधन किया गया और न्यूनतम कोष सीमा घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई, जिसमें से 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण के सिक्के तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को रखने का प्रावधान किया गया। साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया कि संकट काल में रिजर्व बैंक को पूर्व अनुमति से विदेशी प्रतिभूतियों की इस न्यूनतम सीमा को भी समाप्त करने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार 1957 से भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन से, जो आज भी कायम है। रुपया देश की प्रधान मुद्रा। भारत में पत्र मुद्रा के साथ साथ 1, 2 तथा 5 रुपए के सिक्के भी प्रचलन में हैं। रुपया ही देश की प्रधान मुद्रा है और असीमित विधिग्राह्य है। फिर भी प्रमाणिक सिक्का नहीं है, क्योंकि न तो उसका कोई आंतरिक और बाह्य मूल्य है, न उसकी स्वतंत्र ढलाई है। भारत के 1 रुपए के सिक्के में कुछ गुण प्रमाणिक सिक्के के तथा कुछ गुण सांकेतिक सिक्के के हैं, अतः इसे प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का कहा जा सकता है। हिसाब किताब के रूप में देखा जाए तो रुपया
एक इकाई है किंतु प्रमाणिक सिक्का नहीं है। प्रचलन में मुद्रा। भारत में पत्र मुद्रा के अंतर्गत 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपया, 500 रुपये, 2000 का नोट आदि प्रचलन में है। आप जानते हैं कि 1 रुपये के नोट का निर्गमन केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जिसे करेंसी नोट भी कहते हैं, जबकि अन्यों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सहायक सिक्के एवं दाशमिक प्रणाली। 1957 से भारत में सहायक सिक्कों की ढलाई दाशमिक प्रणाली के अनुसार की जाती है। भारतीय रुपयों को 100 पैसों में बांटा गया है। रुपए की भांति ये सब सांकेतिक सिक्के हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसे का सीमा सिक्का जो है असीमित विधिग्राह्य है, जबकि 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे ये सब सीमित ग्राही हैं। सीमित का मतलब अब 25 पैसे जो हम कह रहे हैं कि वो तो प्राय प्रचलन में ही बंद हो गए हैं चलन में। फुटकर सौदों के लिए पर्याप्त रेजगारी जो है वह बनाए रखने के लिए इन सिक्कों का प्रचलन किया गया है। नोट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था। अब आप जानते हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इसके अंदर शामिल हैं। सरकार कैसे हैं, पहले आपको बताया कि केंद्र सरकार जो है हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से 1 रुपये का नोट जारी करती है, बाकी के जो हैं आरबीआई जारी करता है। और नोट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था के अंदर ये दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौद्रिक अधिकारी एवं व्यवस्था। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, उसे नोट निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त है। यह सरकार और बैंकों का अंतिम ऋणदाता का काम करता है और देश की मौद्रिक व्यवस्था को संचालित करता है और उस पर नियंत्रण रखता है। देश के हित में साख की मात्रा का उपयोग एवं नियंत्रण करने का काम जो है रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब हमने अधिनियम पढ़ा तब भी इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। मौद्रिक नीति। देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा और साख की मात्रा के प्रसार और संकुचन की व्यवस्था को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। भारत में रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध विकास के लिए आवश्यक साधन जुटाने, आंतरिक मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने, विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और मौद्रिक नीति का संचालन करता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली के गुण। क्या भारतीय मौद्रिक प्रणाली या करेंसी व्यवस्था श्रेष्ठ है? क्या गुण हैं उसके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहली बात तो है पर्याप्त लोचदार। देश की विकासशील परिस्थितियों के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि न्यूनतम कोष प्रणाली से अब केवल 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों के कोष के आधार पर कितनी ही पत्र मुद्रा निर्गमित की जा सकती है। मुद्रा मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कोषों में वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहती है। यही कारण है कि ऋणार्थ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं और चलन और साख की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। मितव्ययतापूर्ण। यह प्रणाली बहुत कम खर्चीली है। कुल मुद्रा की मात्रा को देखते हुए कोष बहुत कम है, क्योंकि नए नोटों को निर्गमन करना और छापना आसान है। नोटों को छापना सरल होने और घिसाई से कम नुकसान होने के कारण यह कम मितव्ययी। वैधानिकता। भारतीय करेंसी व्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण करने के संबंध में पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक विशेष कानून से करके उसे नोट निर्गमन का काम सौंपा गया है। जन विश्वास। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में जनता का पूरा विश्वास है। आजकल जनता का विश्वास मुद्रा की
परिवर्तनशीलता पर निर्भर न रखकर सरकार की सुदृढ़ता आर्थिक नीतियों एवं मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करता है। तो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय मुद्रा में जनविश्वास पर्याप्त है। कुशल प्रबंधन। भारतीय मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन केंद्रीय बैंक के हाथ में होने से मौद्रिक व्यवस्था का संचालन कुशलता से हो रहा है। सरलता। मौद्रिक व्यवस्था में सरलता है क्योंकि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। मुद्रा प्रणाली का बाह्य पक्ष भी सुदृढ़ है। बाह्य पक्ष के रूप में हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हैं हम, और विशेष आचरण अधिकार जो है वो हमें मिला हुआ है, जिसके आधार पर सभी राष्ट्रों को मुद्राओं के स्वतंत्र रूप से हम संबंध हैं। केंद्रीय बैंक सभी राष्ट्रों की मुद्राओं का क्रय विक्रय कर रुपए में विनिमय दर स्थायित्व ला सकता है, विभिन्न देशों से व्यापार कर सकता है और अपने रुपए के अंदर उसका भुगतान कर सकता है। विशेष आहरण अधिकार का पॉइंट आया यहाँ पे, आप समझेंगे कि विशेष आहरण अधिकार क्या होता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य हैं उन्हीं को ये अधिकार मिलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चैप्टर आएगा तब इसके बारे में हम एक एक बिंदु विस्तार से समझेंगे। वर्तमान चलन पद्धति के दोष, अवगुण या कमियां। सदैव मुद्रास्फीति का भय। वर्तमान नोट निगमन प्रणाली इस तरह की प्रणाली है कि यहाँ कुछ ही मात्रा में हम कोष को सुरक्षित रखते हैं और मनचाही इच्छा में हम नोट निगमन करते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर क्या है कि अधिक मुद्रास्फीति होने का भय बना रहता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए जब भी हम नोट निगमन करते हैं तो उसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होती ही है। विनिमय दरों में अस्थिरता। भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय दरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है। विनिमय दर का निर्धारण निश्चित मुद्राओं की टोकरी से संबंधित है। मुद्राओं की टोकरी के बारे में हमने बात किया था, जिसमें येन है, पौंड है, डॉलर है, इनके बारे में हमने बात की थी, और उनके आधार पर हम विनिमय दरों का या मूल्य निर्धारित करते हैं, रुपए का मूल्य निर्धारित करते हैं और उनके आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण किया जाता है। अतः उन मुद्राओं के मूल्य में उतार चढ़ाव होने पर भारतीय मुद्रा की विनिमय दर भी प्रभावित होती है और उसमें भी अस्थिरता हो जाती है। हिनात प्रबंधन की प्रवृत्ति को बढ़ावा। नोट निर्गमन की लोचदार व्यवस्था के कारण सरकार द्वारा बजट घाटे की पूर्ति के लिए हिनात प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। जनविश्वास की कमी। भारतीय पत्र मुद्रा में अपरिवर्तनशीलता तथा विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण जनविश्वास में कमी की संभावना प्राय बनी रहती है। तभी आप देखते हैं कि लोग अपना सुरक्षित कोष जो है वो मुद्रा में न रख करके स्वर्ण में रखने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।